हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के वन शॉट वन वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमने वन शॉट वन वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर 2 है उसके हम समस्त यूनिट करने वाले हैं। मतलब एक टॉपिक के लिए आपकी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपका जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और इसके ही बाद आपके इसके MCQs और PYQ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हमने इसके पहले एक वीडियो कर ली है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की। उसके बाद हमारी ये सेकंड वीडियो होगी जिसमें हम फसाई एक्ट 2006 के बारे में संपूर्णता से अध्ययन करेंगे। इसमें हम इसकी धाराओं को और भी महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा अधिनियम पे रीड करके ही आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अधिनियम में बहुत सी बातें थी जो मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने उनको शामिल नहीं किया है। अगर फिर भी मुझे कभी लगता है कि ज़रूरी है तो फिर हम उसके आपको और एक्स्ट्रा MCQs भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फसाई एक्ट 2006 के बारे में। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। जैसा आपको पता है कि इसके पहले भी हमने एक थ्योरी क्लास ली थी और उसमें हमने आपको कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था और उसके आपको MCQs और PYQ भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करके भी आकलन अपना कर सकते हो कि आपसे कितने MCQs बन रहे हैं। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। जैसे ही आपका एक टेंड होगा तो इसके आपको PYQ और MCQ 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करा दी जाएंगे, तो आप उससे अपना आकलन कर सकते हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपको कोई भी मिस्टेक हमारे कंटेंट में नज़र आती है तो आपको एकदम उसको हाईलाइट करके नहीं चलना है। ह्यूमन एरर सबसे होते हैं, अच्छी बुक्स में भी एरर्स होते हैं, अच्छे टीचर्स भी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अभी हम लोग ने तो सिर्फ स्टार्ट ही किया है, तो आपको एकदम से हाईलाइट नहीं करना हम लोग की मिस्टेक्स को। हम लोग भी इंसान हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, है ना। तो आपको उसको एकदम लाइट लेके चलना है। जो भी आपको गलतियाँ लग रही हों आप उसको कॉमेंट बॉक्स में आप हमको टेलीग्राम पर पर्सनल भी बता सकते हो। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ भी मिस्टेक्स ना करें। फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम अभी से आपसे सॉरी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का एक्ट, फसाई एक्ट 2006। तो जैसा इसमें लिखा है परिचय, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका परिचय देखेंगे कि एक्ट में क्या है, क्या इसमें प्रावधान है, क्या कैसा है, सारा कुछ अपन इसमें देख लेंगे। और ये परिचय आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो इसमें जितने भी आपको फैक्ट मिलेंगे आपको सारे इसमें रट लेने हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है भारत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह अधिनियम 2006 में पारित किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही बनेगा कि फसाई एक्ट को कब पारित किया गया। मैंने लागू नहीं बोला है, मैंने पारित बोला है। अगर पारित बोलेगा तो कब किया है, 2006 में। क्या है, अगर पारित कब पूछेगा तो कब हुआ है, 2006 में। समझ आएगा पहला प्रश्न क्या बनेगा। दूसरा इसमें फैक्ट लिखा है यह अधिनियम 5 अगस्त 2011 से पूरे देश में लागू हुआ। दूसरा प्रश्न बनेगा कि फसाई एक्ट 2006 किस वर्ष लागू हुआ। तो किस वर्ष हुआ, 2011 में हुआ। अगर पूरी डेट पूछेगा तो 5 अगस्त 2011। अंतर है, अगर पारित का आ जाएगा तो 2006 में और अगर लागू का आएगा तो 2011 में। दोनों डाउट क्लियर हो गए हैं। चलिए अगला इसमें लिखा है इसमें कि इस अधिनियम के तहत फसाई की स्थापना की गई है, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। इसको हम डेप्थ में आगे पढ़ेंगे, तो अभी इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। अब इसमें एक चीज़ लिखी है कि संसद द्वारा पारित 23 अगस्त 2006, मतलब संसद ने इस एक्ट को कब पारित किया है, तो 23 अगस्त 2006। बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखना है कि संसद ने कब पारित किया, 23 अगस्त 2006। लागू कब हुआ है, 5 अगस्त 2011। पारित कब हुआ है, 2006। तीनों चीज़ें क्लियर हैं। लागू क्या है, तो 5 अगस्त 2011 देख लिया है। अब इसमें लिखा है अधिनियम संख्या। अधिनियम संख्या क्या लिखी है, 34। तो आपसे प्रश्न आ जाएगा कि फसाई अधिनियम 2006 की अधिनियम संख्या है। ऑप्शन में मिल जाएगा 15, 22,
28, 34। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 34। तो आपको अधिनियम संख्या भी इसकी याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी अधिनियम संख्या भी पूछ ली जाती हैं, तो सब करके चलना है, अपन को सब चीज़ पढ़ के चलना है। इतना समझ आ गया है? चलिए अब देखते हैं उद्देश्य इसके क्या हैं, किस उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो इसमें पहला उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक युक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करना है। मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल सा है कि जो उपभोक्ता होंगे उनको कैसा खाद्य पदार्थ देना है? सुरक्षित खाद्य पदार्थ देना है। और मानक युक्त मतलब स्टैंडर्ड युक्त होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब उसका है कि हमने कोडेक्स वाली जो लेक्चर था उसमें हमने डेप्थ में 11 से 12 स्टैंडर्ड्स को पढ़ा था। जैसे आपका एडिटिव्स हो गया, मतलब आप ऊपर से क्या क्या उसमें मिलाओगे, है ना। दूसरा हमने देखा था कमोडिटी स्टैंडर्ड, जिसमें सामग्री वाला, जैसे आपका अनाज हो गया, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, है ना। तो उसमें मतलब मानक युक्त खाद्य पदार्थ आपको प्रदान किए जाएंगे। समझ आ गया है? दूसरा इसमें लिखा है विभिन्न पुराने खाद्य कानूनों को एकीकृत करना। मतलब क्या है? जितने भी 2006 के पहले जितने भी खाद्य पदार्थ से संबंधित कानून थे उन सबको मर्ज करके एक कानून बनाना है। ठीक है। और तीसरा इसमें लिखा है यह उद्योगों के नियमन और निगरानी हेतु केंद्रीकृत ढांचा बनाना है। मतलब क्या है कि आपको क्या करना है? खाद्य उद्योगों के नियमन के लिए और उसकी निगरानी के लिए आपको एक केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल लेवल पर आपको एक ढांचा या बॉडी का भी गठन करना है। तो सिंपल सा उद्देश्य था, ऐसा कुछ टफ नहीं था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में कि विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसमें फसाई की स्थापना। क्या? फसाई की स्थापना। इसमें पहला लिखा है एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, स्वतंत्र संस्था के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। दूसरा इसमें है स्थापना वर्ष, तो सितंबर 2008। तीसरा मुख्यालय नई दिल्ली। और लास्ट इसमें है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो उसमें आपको क्या क्या काम का है? सब कुछ काम का है। सबसे पहला आपसे प्रश्न आ जाएगा कि फसाई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? 2008। अगर अधिनियम पूछे तो वो अलग है, और फसाई अगर अधिनियम लिखा आ जाएगा तो पारित हुआ था 2006 में, लागू हुआ था 2011 में। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल फसाई पूछेगा कि फसाई की स्थापना कब की गई, तो 2008 में। कब? सितंबर 2008 में। मुख्यालय कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। तीसरा प्रश्न बनेगा जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होने वाले हैं कि किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखना है। और चौथा इसमें है कि यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। तो आपको ये चारों के चारों जो पॉइंट हैं आपको एकदम रट लेने हैं। सारे महत्वपूर्ण हैं और सारे एग्ज़ाम में आपको आ भी सकते हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना। तो जो फसाई बोर्ड है उसमें निम्न सदस्य होते हैं, मतलब कई सदस्य से मिलकर ही बोर्ड बनता है। आपको ये चीज़ आपको पता होगा। तो सबसे ऊपर इसमें कौन होगा? चेयरमैन होगा। कौन हो? फिर उसके बाद कौन होगा? CEO होगा। फिर कौन होंगे? मेंबर्स होंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इससे प्रश्न आपका ऐसा नहीं बनेगा। अब प्रश्न आपका जो बनेगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। प्रश्न बनेगा आपका कि जो चेयरमैन होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में आ जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, राज्य सरकार करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करते हैं। कौन करते हैं? केंद्र सरकार करते हैं। पहली चीज़ तो आपको इसको याद रखना है। दूसरा इसमें CEO, तो कार्यपालक प्रमुख होता है। नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा। तीसरा प्रश्न बनेगा कि फसाई बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? क्या बोला मैंने? फसाई बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं। अगर आपसे पूछे कि मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं तो आपका आ जाएगा 22। और अगर प्रश्न आ जाए कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं तो आपका आ जाएगा 25। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर मिनिमम पूछे तो 22
और मैक्सिमम पूछे तो क्या हो जाएगा 25। अब जो इसमें 22 सदस्य होंगे, इसमें लिखा है कि विभिन्न मंत्रालयों, जैसे आपका उद्योग का मंत्रालय हो गया, उपभोक्ता मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, जितने भी आपके मंत्रालय हैं सारे मंत्रालय के सदस्य इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ें। हाँ, तो अब हम देखेंगे इसका जो प्रवर्तन तंत्र, जिसको इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि मतलब इसके प्रवर्तन के लिए कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं, क्या होता है, सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, सबसे पहला इसमें है अधिकारी का नाम फूड सेफ्टी कमिश्नर। कौन? फूड सेफ्टी कमिश्नर, जो राज्य स्तर पर प्रमुख अधिकारी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फूड सेफ्टी कमिश्नर होगा वो स्टेट लेवल पर होगा, राज्य स्तर पर क्या होगा, प्रमुख अधिकारी होगा। इतना समझ आ गया है? क्या होगा, राज्य स्तर पर प्रमुख होगा। फिर दूसरा आपका इसमें लिखा है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, मतलब नामित ऑफिसर, जो आपके जिले स्तर पर लाइसेंस देना हो, निरीक्षण करना हो आदि। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जो फूड सेफ्टी कमिश्नर होंगे वो आपके किस स्तर पर होंगे, आपके राज्य स्तर पर होंगे। दूसरे जो आपके डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे वो आपके ज़िले के लेवल पर होंगे, जिला स्तर पर होंगे। तीसरा जो आपके अधिकारी होंगे वो हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो आप बनने वाले हो, FSO। ये क्या काम करेंगे, इनका काम है खाद्य निरीक्षण करना, सैंपलिंग करना, नोटिस देना। समझ आ गया है? क्या काम है, खाद्य निरीक्षण करना, सैंपलिंग लेना और नोटिस देना। इतना समझ आ गया है? और लास्ट आपके इसमें ऑफिसर होंगे एडजुडिकेशन ऑफिसर। इनका काम क्या होता है, दंड देना, दंड निर्णय, मतलब क्या दंड लगेगा आपको, सुनवाई करना। हाँ, वही दंड देना भी इसमें आ जाएगा, सुनवाई करना। और जो आपके अधिकारी होंगे वो आपके ADM रैंक के अधिकारी के समतुल्य होंगे। तो इसमें 4 अधिकारी देखे हैं, एक तो आपके फूड सेफ्टी कमिश्नर देखे हैं, है ना। तो आपको ये चारों के चारों आपको इसमें याद रखने हैं, चारों अधिकारियों के नाम याद रखने हैं, उनके काम क्या हैं आपको उसके काम भी याद रखने हैं। अब देखते हैं, अपन ने ऊपर देखा था उद्देश्य में कि इसका उद्देश्य था कि जितने भी आपके पुराने कानून हैं उन सारों कानूनों को क्या करना है, एकीकृत करना है। तो अपन को पता भी होना चाहिए कि वो कौन कौन से कानून थे, क्योंकि उससे भी प्रश्न आ जाएगा, है ना। तो अब अगला आपका है इसमें है पुराने कानूनों का विलयन नहीं है, ये विलय है। क्या है, विलय। तो देखो इसमें लिखा है निम्नलिखित पुराने कानूनों को खत्म करके इस अधिनियम में समाहित किया गया है। सबसे पहला जो आपका एक्ट था वो था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954। रटना है आपको एकदम इसको, अधिनियम का वर्ष पूछ लेगा कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट किस वर्ष आया, तो 1954 में आया। दूसरा फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 में आया, इसको भी आपको याद रखना है। 1955 में कौन सा आया था, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तीसरा है इसमें मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, 1973 वाला भी आपको इसमें याद रखना है कि मीट वाला कब था, 1973 का था। फोर्थ है इसमें आपका वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947, कब का है, 1947 का है। फिर आपके इसमें है एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998। नेक्स्ट फिर आपके इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रेट ऑयल डीऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967। और लास्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। तो सारे के सारे जितने एक्ट हैं उसके आपको ईयर मुंह जुबान एकदम कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। पूछ लेगा एक तो सीधा आपको एक्ट का ईयर पूछ लेगा, अगर एक्ट का ईयर नहीं पूछा तो वो आपसे पूछ लेगा कि फसाई एक्ट 2006 में निम्न में से किस कानून को समाहित किस कानून को समाहित
नहीं किया गया है या किस कानून को इसमें एकीकृत नहीं किया गया है। तो आपको पहले जब आपको पूरे अधिनियमों के नाम याद होंगे तभी तो आप एक पता कर पाओगे। तो आपको सारे के सारे जितने भी इसमें एक्ट हैं आपको इसके नाम याद होने चाहिए। इतना समझ आ गया है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें है अध्याय। अगर कोई अधिनियम होगा तो उसमें अध्याय भी होंगे, उसमें धाराएं भी होंगी, है ना, उसमें अनुसूचियाँ भी होंगी। तो सब कुछ अपन देखने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा कुछ देख लेंगे। अब इसमें अध्यायों की बात की जाए तो इसमें कुछ प्रमुख अध्याय जैसे मैंने आपके सामने दे दिए हैं, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसमें आपके 9 अध्याय होते हैं। मेन आपके इसमें कितने अध्याय होते हैं, अगर आपसे पूछ लें कि जो आपका फसाई एक्ट है उसमें टोटल कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं। और सारे अध्याय मैंने आपको दे दिए एक टेबल के फॉर्म में। अब आपको पता होना चाहिए कि किस अध्याय में कौन सी बात बोली गई है। जैसे अध्याय 1 में क्या बोला है, प्रारंभिक एवं परिभाषाएं। तो अध्याय 1 में क्या है, उसकी परिभाषाएं हैं। और जो उसमें प्रारंभिक में जो मतलब उसमें बताते हैं कि क्या चीज़ क्या कहलाती है, कब आया, कहाँ कहाँ लागू होगा, ये सारा कुछ आपका उसमें आ जाएगा। दूसरा अध्याय 2 है, इसमें है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन। तो अध्याय 2 में क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन। तीसरा अध्याय है वैज्ञानिक पैनल और समिति। चौथा अध्याय है खाद्य आयात और अन्य प्रशासनिक कार्य। 5वां अध्याय इसमें लाइसेंसिंग और पंजीकरण। 6वां अध्याय है प्रवर्तन इन्फोर्समेंट। 7वां अध्याय है न्याय निर्णय और अपील। 8वां अध्याय है अपराध और दंड। और 9वां अध्याय है विविध प्रावधान। तो आपको अध्यायों के नाम याद होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसको एग्जाम को का लेवल कठिन करना होगा तो वो इससे कठिन कर लेगा, आपसे सीधा पूछ लेगा कि फसाई के किस अध्याय में लाइसेंसिंग और पंजीकरण संबंधी प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए कि अध्याय 5। आपसे पूछ लेगा कि फसाई के किस अध्याय में अपराध और दंड संबंधी प्रावधान है, तो अध्याय 8। परिभाषा तो सबको पता है, अध्याय 1। मानक प्राधिकरण का गठन करना है किस अध्याय में, अध्याय 2। तो आपको एकदम इसको याद होना चाहिए। अगर आपको इसको याद करना है तो हम आपको इसको ट्रिक्स से भी याद करा सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बता देना, तो हम इसकी जो जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं और अध्याय हैं हम आपको सारे ट्रिक्स के माध्यम से याद करा देंगे। फिर इसमें हम देखेंगे लाइसेंसिंग श्रेणियाँ, कि मतलब जो लाइसेंसिंग होती है उसकी कितनी श्रेणियाँ होती हैं। तो मेनली इसमें 3 श्रेणी होती हैं। कितनी होती हैं, 3। तो आपको पहले तो सीधा याद रखना है कि 3 होती हैं। एग्जाम में आएगा कि फसाई के अंतर्गत लाइसेंस होगी कितनी श्रेणियां हैं, 2, 3, 4, 5। तो कितनी है, 3 है। अब 3 के आपको नाम पता होना चाहिए। तो टेबल में आपको 3 टर्म दिख रहे होंगे। एक आपका इसमें पहला श्रेणी है, दूसरा वार्षिक टर्नओवर, और तीसरा इसमें जो है आपका लाइसेंसिंग प्राधिकरण। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपका सबसे पहला जो लाइसेंस का जो कैटेगरी है वो कौन सा है। तो पहला आपका है बेसिक रजिस्ट्रेशन। कौन सा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपका जो वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12 लाख से कम होना चाहिए। मतलब 12 लाख तक का आपका चल जाएगा। अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आप जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है इसके लिए आप क्या हो, पात्र हो। अब प्रश्न बनता है कि आपको कहाँ जाकर बनवाना पड़ेगा ये। तो जो आपका स्थानीय नगर पालिका है वहाँ जाकर आप ये लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो। पहली कैटेगरी देख ली है। अब दूसरी कैटेगरी है स्टेट लाइसेंस की। तो स्टेट लाइसेंस में क्या होना चाहिए, पात्र आपके पास पात्रता क्या है इसमें। तो अगर आपकी 12 लाख से 20 करोड़ रुपए तक की वार्षिक आय है, मैंने क्या बोला है, 12 लाख रुपए से 20 करोड़ रुपए तक अगर आपकी आय है तो आप इसके लिए पात्र हो। और इसकी जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण है कौन है, जो राज्य का जो फसाई है वो इसका क्या है, लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। तीसरा और लास्ट आपका जो लाइसेंसिंग की जो कैटेगरी है वो है सेंट्रल लाइसेंस। कौन सा है, सेंट्रल लाइसेंस। और इसमें आपका 20 करोड़ रुपए से अधिक का अगर वार्षिक टर्नओवर है आपका तो आप इसके लिए पात्र हो। और जो इसका लाइसेंसिंग प्राधिकरण है वो कौन है, केंद्रीय फसाई है। क्या है, केंद्रीय फसाई है। अब देखो अगर इसमें प्रश्न बनेंगे
तो आपके जो वार्षिक टर्नओवर है इससे प्रश्न बनेंगे। आपको अगर सिंपल आपको प्रश्न आएगा कि फसाई के अंतर्गत स्टेट लाइसेंस बनाने के लिए वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए 12 लाख रुपए, 12 लाख से 10 लाख रुपए, 12 लाख से 20 लाख रुपए कि 20 करोड़ कि 12 लाख से 20 करोड़ रुपए। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, 12 लाख से 20 करोड़ रुपए। तो आपको इसके जो वार्षिक टर्नओवर है आपको इसको एकदम से अच्छे से याद करना है, यहीं से प्रश्न आएगा, बाकी और नहीं पूछेगा फिर वो। बाकी आपको पता होना चाहिए कि 3 इसमें लाइसेंस होते हैं। अब इसके बाद इसमें लिखा है जो नंबर होता है फसाई नंबर, उसका महत्व क्या होता है। तो जो लाइसेंस होता है उसमें कितने अंकों का लाइसेंस होता है, तो उसमें जो नंबर होता है उसमें 14 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 14 अंकों का। तो आपको इसको भी याद रखना है। प्रश्न आ जाएगा फसाई के लाइसेंस में कितने, जो फसाई का जो लाइसेंस होता है उसमें कितने अंकों का नंबर होता है। ऑप्शन में मिलेगा आपको 8 अंक, 10 अंक, 12 अंक, 14 अंक। तो 14 अंक इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा इससे प्रश्न बन जाएगा। फिर इसमें लिखा है इससे खाद्य उत्पाद की पहचान और ट्रेसिंग संभव होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि आपको इसकी कैटेगरी याद रखना है, इसका टर्नओवर याद रखना है, 14 डिजिट का होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दंड और जो पेनाल्टी और जो पनिशमेंट है इसका क्या प्रावधान है इस एक्ट के तहत। तो एक तरफ आपको टेबल में अपराध दिया है, अगर आपने इस अपराध को किया तो आपको दंड में प्रावधान रहेगा। तो पहला आपका अपराध इसमें लिखा है मिलावट या अपमिश्रण। अगर आप खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हो या अपमिश्रण करते हो तो आपके लिए 2 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान है। कितने लाख? 2 लाख। क्या अगर आपने मिलावट की है या आपने अपमिश्रण किया है तो कितने लाख रुपए तक का दंड है? 2 लाख रुपए तक का दंड है। दूसरा इसमें लिखा है स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला उत्पाद। मतलब अगर आपकी हेल्थ को कोई नुकसान या कोई हानि पहुंचा रहा है खाद्य उत्पाद तो उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है? तो 10 लाख रुपए तक का आपको दंड मिलेगा उसमें, और आपको जेल भी हो सकती है ना। तो आपको इसको याद रखना है। तीसरा इसमें है बिना लाइसेंस के कारोबार। यदि आप बिना लाइसेंस के अपना बिजनेस को करते हो तो आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और लास्ट इसमें है लेबलिंग में धोखाधड़ी। मतलब लेबलिंग में आपने सही से मेंशन नहीं किया कि आपके इसमें कितना, आप जो आपका न्यूट्रिशन जो चार्ट टेबल होता है उसको आपने सही से नहीं किया, या जो उसमें खाद्य पदार्थ हैं कि भैया आपने क्या क्या इसमें डाला है ना। अगर आपने लेबलिंग को सही से नहीं दर्शाया है तो आप पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये पूरा जो आपको आंकड़ा है इसको याद रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मिलावट या अपमिश्रण करते हुए पाए गए तो 2 लाख रुपए है। अगर किसी के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है तो 10 लाख रुपए हैं और जेल भी होगी। अगर बिना लाइसेंस के कारोबार करते हो तो 5 लाख हैं, और अगर लेबलिंग में कोई धोखाधड़ी करते हो तो 3 लाख रुपए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब इसमें दिया है प्रयोगशालाएं और परीक्षण। मतलब फसाई के अंतर्गत कौन कौन सी प्रयोगशालाएं, कौन कौन सी लैब हैं, आपको अब इसमें देखना है। तो इसमें लिखा है फसाई निम्नलिखित प्रकार की प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है। पहला इसमें है प्राइमरी फूड टेस्टिंग लैब्स। पहली कौन सी है? प्राइमरी फूड टेस्टिंग लैब्स। और दूसरी कौन सी है? रेफरल लैब्स। और तीसरी कौन सी है? नेशनल फूड लेबोरेटरी, जिसको NFL भी बोलते हैं। भारत में 2 जगह है, एक तो गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में है। और कोलकाता कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न आपका NFL से ही बनेगा। आपको प्रश्न आ जाएगा कि नेशनल फूड लेबोरेटरी कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में आपको न्यू दिल्ली, मुंबई, पूना, गाज़ियाबाद, या फिर न्यू दिल्ली, पूना, मुंबई, कोलकाता। तो आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपसे वाला प्रश्न भी बन जाएगा। तो इतना समझ आ गया है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसमें आपको PDF मिल जाएगी।
और पीडीएफ आपको हिंदी में अलग से मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपको अलग से मिल जाएगी। तो पीडीएफ आपको दोनों मीडियम्स में मिल जाएगी, लेकिन लेक्चर जो आप करेगा वो आपके सामने है कि हिंदी में भी आपको कुछ टर्म इसमें यूज़ की गई हैं और कुछ आपको इंग्लिश में भी की गई हैं। तो लेक्चर में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब देखते हैं, इसमें लिखा है हाल के प्रमुख अभियान, मतलब जो रिसेंट में जो प्रमुख फसाई की तरफ से अभियान हुए हैं उसकी बात इसमें की गई है। तो इसमें पहला है ईट राइट इंडिया। कौन सा है? ईट राइट इंडिया। अब इसका उद्देश्य क्या था? शुरू तो हो गया ये। तो इसका उद्देश्य था पोषण युक्त और सुरक्षित भोजन के लिए जन जागरूकता। मतलब क्या हो कि जितने भी नागरिक हों उनके लिए पोषण युक्त आहार मिले, है ना, और सुरक्षित भोजन के लिए वो क्या हों, जागरूक हों। तो इसके लिए आया था आपका ईट इंडिया मूवमेंट। कब आया था ये? तो आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में। फिर दूसरा है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। क्या? क्लीन स्ट्रीट फूड हब। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्ट्रीट फूड को सुरक्षित बनाना। जो अपन स्ट्रीट फूड खाते हैं तो उसको सुरक्षित बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इतना समझ आ गया है। अब थर्ड है इसमें आपका फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन उद्देश्य में है पोषक तत्वों को अनिवार्य रूप से जोड़ना, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने जो पोषक जो आपका खाद्य पदार्थ होगा उसमें आपको इसको जोड़ना है। एंड लास्ट है फिर आपका इसमें SNF @workplace। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कंपनियों में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराना। तो कौन कौन से हमने देख लिए हैं? सबसे पहला हमने इसमें देखा है ईट राइट इंडिया। दूसरा हमने देखा है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। तीसरा हमने देखा है फूड फोर्टिफिकेशन। एंड लास्ट हमने देखा है SNF @workplace। तो इतना समझ आ गया है। जो आपका फूड फोर्टिफिकेशन है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। और जो SNF @workplace है इसकी जो शुरुआत की गई थी 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। तो आपको इसके तीनों के ईयर भी याद रखना है। ईट राइट इंडिया 2019, फूड फोर्टिफिकेशन 2016 और SNF @workplace कब हुआ था आपका लॉन्च इंडिया में? 2018। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। 1 मिनट आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, फिर आगे का देखते हैं कि आगे अपन को अब क्या देखना है इसमें, क्योंकि सारा आपको ये महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो देखें क्या। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब है इसमें आपका जो बोलना चाहिए कि इसकी जो शुरुआत, हाँ शुरुआत इसको बोल सकते हैं या इसकी घोषणा बोल सकते हैं। घोषणा इसकी कब की गई थी? 2018 में की गई थी। कहाँ से की गई थी इसकी घोषणा? अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से इसकी घोषणा की गई थी। तो चारों के आपको ईयर पता चल गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो, यहाँ तक अपना जो थ्योरी वाला पार्ट था ये सारा एंड हो गया है। अब हम इसमें बात करेंगे जो इसकी परिभाषाएं, जो धाराएं हैं, अब हम इसकी तरफ जाएंगे। तो इसमें लिखा है सबसे पहले परिभाषाओं का विधिक विश्लेषण। हम इसमें जो आपकी धारा 3 है, धारा 3 में आपको परिभाषाएं दी हैं। आपको सीधा प्रश्न आ जाएगा कि मिस ब्रांडेड फूड की परिभाषा फसाई एक्ट 2006 की किस धारा में है, या अनसेफ फूड की परिभाषा किस धारा में है, या नॉर्मल फूड की परिभाषा किस धारा में है। तो आपको ऐसा प्रश्न में आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 3Z, मतलब धारा 3Z में आपका क्या प्रावधान है? फूड का। तो आपसे प्रश्न आएगा कि फसाई के किस धारा में फूड का प्रावधान है या फूड की परिभाषा है।
तो धारा 3Z अगर आपसे पूछ ले कि फसाई 2006 अधिनियम के किस धारा में मिस ब्रांडेड फूड की परिभाषा दी गई है, किसकी, मिस ब्रांडेड फूड की, तो क्या हो जाएगा सेक्शन 31O। और लास्ट इसमें लिखा है अनसेफ फूड, और अनसेफ फूड की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो सेक्शन 31ZF, किसमें, सेक्शन 31ZF। तो तीनों के तीनों आपको इसमें याद रखना है। देखो इसको ऐसे याद रख लेना कि जेड क्या है, जेड, तो जेड में तो आपका क्या है, फूड है। अगर नॉर्मल फूड होगा तो जेड आएगा। अगर अनसेफ, अगर उसके सामने क्या जुड़ गया, अनसेफ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, एफ लगा देना। एफ किसका होता है, फूड। अनसेफ क्या है, अनसेफ क्या है, फूड है ना, तो आपको क्या लगा देना है, एफ लगा देना है। तो आपका अनसेफ फूड का हो जाएगा ZF और नॉर्मल फूड का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और मिस ब्रांडेड फूड का आप कैसे याद रखोगे, क्या कैसे रखोगे, तो मिस ब्रांडेड में आप ऐसा याद रख लो कि अगर आप जो ब्रांडेड जो चीज़ है, अगर आप उसका क्या करोगे, मिसयूज़ करोगे, तो आपका जो ब्रांड का जो बोलना चाहिए कि नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो ब्रांड ने जो ख्याति, जो फेमस हुआ है ब्रांड, फिर वो जीरो लेवल पर आ जाएगा। तो मिस, अगर आप उसका मिस ब्रांड करोगे तो वो किस पर आ जाएगा, जीरो लेवल पर। जीरो कैसा बनता है, वो जैसा ही तो बनता है, तो आप इसको ऐसा याद रख लोगे। तो अगर नॉर्मल जेड आया तो फूड, और जेड में अगर आपने एफ जोड़ दिया तो अनसेफ फूड। और अगर आपसे पूछ ले कि मिस ब्रांडेड, तो मिस ब्रांडेड से आपको याद आ जाएगा कि जीरो, तो जीरो आपका ओ जैसा दिखता है, तो सेक्शन 31O, तो इसका ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं फसाई एक्ट 2006 की महत्वपूर्ण धाराओं की। इसमें हम सब धाराओं के बारे में बात नहीं करेंगे, जो जो आपकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं हम सिर्फ उनके बारे में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपकी है धारा 3। तो धारा 3 में हमने देखा था, इसमें फूड की परिभाषा, फूड की परिभाषा किस में थी, तो 3Z में थी, देखा था। अनसेफ फूड की किस में थी, अनसेफ फूड की, तो अनसेफ फूड की किस में थी, मैंने बताया था जेड के आगे आपको एफ ऐड कर देना है ना। इसमें आपकी FBO की भी परिभाषा है ना, एडल्टरेंट की भी आपकी इसमें परिभाषा है, तो आदि करके इसमें बहुत सारी आपकी इसमें परिभाषाएं हैं। तो जो आपका परिभाषा वाला पोर्शन होता है वो किस में आएगा, आपका धारा 3 में आएगा। किस में आएगा, धारा 3 में। अब आपको धारा 4 बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको आपको रटना है। इसमें सीधा आपको याद रखना है कि फसाई की स्थापना किस धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 4 के अंतर्गत। कौन सी धारा, धारा 4। धारा 5 से लेके धारा 10 तक में प्रावधान है कि जो फसाई है उसके बोर्ड का गठन करना है, उसमें सदस्य संख्याओं का प्रावधान है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी है। तो सारा कुछ आपका धारा 5 से लेके धारा 10 तक में मिल जाएगा। धारा 16 में क्या है, प्राधिकरण के कार्य हैं। क्या है, प्राधिकरण के कार्य। कार्य में कैसा, मतलब कौन कौन से कार्य, कैसे आपको मानक का निर्धारण करना है, निगरानी करनी है, विज्ञान आधारित सलाह लेना है, तो ये सारा आपका इसमें धारा 16 में आ जाएगा। फिर धारा 18 में क्या है, खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत। क्या, खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा, उपभोक्ता की सुरक्षा सर्वोपरि है। मतलब इसमें जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, इसकी सुरक्षा को सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है। किसमें, धारा 18 में। धारा 22 में क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, नोवेल फूड, GM फूड आदि के बारे में इसमें धारा 22 में वर्णन किया गया है। धारा 25 में क्या है, असुरक्षित आयातित खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसमें। धारा 26 में क्या है, खाद्य व्यवसायों की जो व्यवसायी होते हैं उसकी जिम्मेदारी दी गई है धारा 26 में। धारा 27 में क्या है, निर्माता वितरक विक्रेता की इसमें जवाबदेही है। धारा 28 में क्या है, खाद्य उत्पादों की रिकॉल प्रक्रिया है और ट्रेसबिलिटी है। धारा 29 में क्या है, प्रवर्तन प्रणाली है, जब देखा था अपन ने ऊपर की कौन कौन से इसमें अधिकारी होते हैं। धारा 30 में क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त की भूमिका होगी इसमें, धारा 30 में। धारा 31 में खाद्य का लाइसेंस जो अपन ने पढ़ा था अभी ऊपर, और पंजीकरण अनिवार्य है। धारा 32 में क्या है, सुधार नोटिस मिलेगा आपको। धारा 34 में खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति और अधिकार हैं। धारा 38 से 40 में क्या है, सैम्पलिंग का है, इस पर आपके सैम्पलिंग
और परीक्षण की प्रक्रिया है। धारा 42 में क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ और कार्रवाई की प्रक्रिया, आपको इसको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि FSO की अधिकार और शक्तियाँ किस धारा में है, तो धारा 42 में है। ठीक है। फिर 43 में क्या है, धारा रेफरल लेबोरेटरीज़ है, इसमें मान्यता की बात की गई है। धारा 47 में क्या है, नमूने लेने की विधि और प्रक्रिया है। 48 में क्या है, असुरक्षित भोजन से उपभोक्ताओं को हानि होने पर दायित्व इसमें प्रावधान है। 49 में क्या है, दंड निर्धारण में विचार करने योग्य कारक हैं। 50 क्या है, मिस ब्रांडिंग है, अगर आपने मिस ब्रांडिंग किया तो हमने बताया था आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। फिर 51 में है सब स्टैंडर्ड फूड, अगर सब स्टैंडर्ड फूड अगर आप करते हो तो आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। 52 में क्या है, मिस ब्रांडिंग फूड है, तो इस 50 में था सिर्फ मिस ब्रांडिंग की बात की गई थी, और 52 में मिस ब्रांडिंग फूड की बात की गई है, इसमें 3 लाख रुपए तक का है। 53 में क्या है, अगर आपने झूठा विज्ञापन दिया तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। 54 में क्या है, अपवित्र भोजन, 1 लाख रुपए। 57 में क्या है, फूड एडल्टरेशन, इसमें आपका 10 लाख रुपए होगा प्लस जेल होगा यदि स्वास्थ्य को नुकसान कुछ हुआ तो। 59 में क्या है, अनसेफ फूड के कॉजिंग सीरियस हार्म, इसमें 10 लाख रुपए और प्लस आपको इसमें सज़ा होगी। तो ये जितनी भी अभी और भी धाराएं हैं, इतनी धाराएं हमने पढ़ ली हैं। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यदि अगर आपको धाराएं पढ़ना है, डेप्थ में आपको धाराओं को पढ़ना है, तो आप हमारे लिए बता देना, हम इसको आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करा देंगे। कमेंट बॉक्स में आप हम लोग को बता दोगे तो हम इसकी ट्रिक्स की वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आपको सारी धाराओं को याद नहीं रखना है, कुछ कुछ इसमें महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको आपको याद रखना है। फिर 61 क्या बोलती है, दस्तावेज ना देने पर दंड। 63 बिना लाइसेंस के व्यापार करोगे तो 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा और जेल होगी, है ना। तो इसमें आप पढ़ लेना, बहुत सारी हैं, तो एक बार आप इसको रीड कर लेना। अब हम टॉप 10 धाराओं को देखेंगे जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एकदम रट लेनी है। तो धारा 3 में आपकी परिभाषाएं हैं, इसको हमने देखा था। धारा 4 में क्या था, फसाई की स्थापना थी, क्या थी, फसाई की स्थापना थी। धारा 16 में क्या है, फसाई के कार्य हैं, क्या है, कार्य किस में है, धारा 16 में है। खाद्य सुरक्षा के सिद्धांत किस में है, धारा 18 में है, किस में है, 18 में है। FBO की जिम्मेदारी किस में है, धारा 26 में है, किस में है, धारा 26 में है। लाइसेंसिंग अनिवार्यता धारा 31 में है। FSO की शक्तियाँ धारा 42 में है। अनसेफ फूड धारा 48 में है। स्वास्थ्य हानि पर दंड धारा किस में है, 59 में है। और इसमें लास्ट है न्याय निर्णय और जुर्माना प्रक्रिया किस में है, धारा 68 में है। तो ये जो टॉप 10 धाराएं हैं इसको तो आपको विशेष तौर पर आपको इसको याद रखना है। अब हम करंट न्यूज़ देखते हैं। हम एक चीज़ के पहले आपको बता दूं कि धाराओं को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोगों ने ट्रिक से बोला, अगर मैंने पढ़ा दिया, उसमें भी हम बहुत सिलेक्टेड धाराओं को ट्रिक्स से पढ़ेंगे। बाकी मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि धारा पे ज़्यादा ध्यान मत देना। MPSC धाराओं को कम पूछता है, वो आपसे ऊपर का ही पूछेगा कि आपको समझ है इस एक्ट के बारे में कि नहीं है। वो आपसे थ्योरी वाले पोर्शन से ही प्रश्न पूछेगा, है ना। तो आपको एकदम ज़्यादा हेडेक नहीं लेना कि धाराएं कैसे याद करेंगे, अध्याय कैसे याद करेंगे। अगर हो रहा है तो कर लेना है, बाकी आपको 1 नंबर के पीछे नहीं भागना है ना। चलिए देखते करंट न्यूज़ क्या है अब। तो करंट न्यूज़ में लिखा है पहला कि फसाई के CEO की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कौन करता है इसकी नियुक्ति, तो केंद्र सरकार करता है। कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। अब दूसरा है इसमें आपका जो करंट का प्रश्न है कि वर्तमान में कौन होंगे, है ना। तो वर्तमान में 2025 तक CEO कौन है, श्री गणेश कुमार जी। कौन है, श्री गणेश कुमार जी। फिर इसमें है कि पैकेजिंग नियमों में संशोधन, पुनर्नवीनीकरण, PET का उपयोग। इसका मतलब है, देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। 28 मार्च 2025 को फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 18, मतलब जो आपका खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग विनियमन 18 है, उसमें पहला संशोधन जारी किया है, जिससे पुनर्नवीनीकरण, पॉलीएथिलीन
टेरिफिथलेट मतलब RPET का खाद्य पैकेजिंग में उपयोग अनुमत हो गया है। यह कदम स्थायी पैकेजिंग समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब देखो इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। पहला प्रश्न तो आएगा आपको कि खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन कब का है, तो 2018 का है। इसमें पहला संशोधन कब किया गया, 2025 में किया गया। कब, 28 मार्च 2025 को। संशोधन में क्या प्रावधान लाया गया है, तो जो आपका PET है उसका जो उपयोग है उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इतना समझ आया है। फिर इसमें लिखा है डेयरी उत्पादों में एनालॉग शब्द का उपयोग पर परामर्श, मतलब जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट होंगे तो आपको उसमें एनालॉग शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखते हैं अंदर क्या है। 16 अप्रैल 2025 को फसाई ने डेयरी उत्पादों में एनालॉग शब्द को उपयोग से संबंधित अनुपालन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है और इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रण की हैं। यह पहल उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो आपको याद रखना है कि एनालॉग शब्द का उपयोग कौन से प्रोडक्ट में होगा, तो डेयरी प्रोडक्ट में आपका होगा। फिर इसमें है लेबलिंग और डिस्प्ले नियमों में प्रस्तावित संशोधन, मतलब जो आपके डिस्प्ले और लेबलिंग से संबंधित जो नियम होंगे उसमें संशोधन हुआ है। इसमें लिखा है कि 20 फरवरी 2025 को फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग संशोधन विधेयक विनियम 2025 का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित संशोधन में पोषण संबंधी जानकारी, दूध लोगो, कॉफ़ी, चिकौरी मिश्रण के लिए लेबलिंग आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करना है। मतलब अभी आपका संशोधन हुआ नहीं है, प्रस्तावित है, आगे हो जाएगा। लास्ट इसमें है वीगन खाद्य उत्पादों के लिए आयात प्रमाणन जारी या आवश्यक। इसमें है कि फसाई ने वीगन खाद्य उत्पादों के आयात के लिए नए प्रमाणन नियमों का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित विनियमों के अनुसार कोई भी वीगन खाद्य उत्पाद तब तक आयात नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे निर्यातक देश के मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र ना हो। मतलब अगर आप किसी देश से कोई वीगन खाद्य उत्पाद को भारत में आयात करते हो तो आप तब तक उसको आयात नहीं कर सकते जब तक कि जिस देश में उसका निर्माण हो रहा है उस देश का जो प्राधिकरण होगा उसको सर्टिफिकेट प्राप्त ना कर दे। तो ये था आपका फसाई एक्ट 2006। आज हमने इसको एंड कर दिया है। अगर कोई भी आपके जो फैक्ट हैं या जो कोई क्वेश्चन अगर आपके छूटते हैं तो इसकी हम MCQs और PYQ सीरीज़ लेके आएंगे तो उसमें आपके वो कवर हो जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि हमारे बहुत से फैक्ट छूट गए, आपने नहीं बताया। जो कुछ भी होगा तो सारा कुछ आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक मज़ेदार नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।